नमस्कार जोहार साथियों। बिहार पाठशाला के खड़ठा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं सहायक आचार्य 1 to 5 का खोरठा पाठ्यक्रम। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर पाठ्यक्रम सहायक आचार्य 1 to 5 का खोरठा वाला क्या है, समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा कि पढ़ना क्या है और पढ़ क्या रहे हैं। बात हुई तो पता चला कि सिलेबस को लेकर के जो जानकारी होनी चाहिए उस जानकारी में कहीं ना कहीं अभाव है, गड़बड़ियां है। देखिए, एलडीसी यानी कि इंटरमीडिएट लेवल वाला जो पाठ्यक्रम है खोरठा का वो, और सहायक आचार्य 1 to 5 का जो पाठ्यक्रम है वो, इन दोनों में समानता है। और ये बात मैंने कई बार कही भी है, पर बहुत सारे लोगों तक ये संदेश सही से जा नहीं पाया। अगर ये संदेश जा पाता तो शायद वे लोग इंटरमीडिएट वाला एलडीसी वाला जो खोरठा पाठ्यक्रम था उसका वीडियो देख करके अपने पाठ्यक्रम को समझ सकते थे। पर होता है कि जब तक सिलेबस यानी कि सही तरीके से नाम ना लिखा हो तब तक लोग देखते ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं है। आज के इस सेशन में मैं एक एक करके सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बुक कौन सी लेनी है, कौन सी आपको नहीं लेनी है, और कौन से पोर्शंस को बुक में पढ़ना और कौन से पोर्शंस को छोड़ना है, ये सब आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लिखा हुआ है प्राइमरी टीचर 1 to 5 खोरठा सिलेबस, खोरठा पाठ्यक्रम। देखिए, ऑलरेडी इसकी पढ़ाई मेरे यहाँ शुरू हो चुकी है, पढ़ाया जा रहा है। शुरुआत में जब वैकेंसी आई थी उस समय परीक्षा की तिथि जो थी वो एकदम नजदीक दे दी गई, और पाठ्यक्रम थोड़ा सा ये पाठ्यक्रम टाइम मांगता है। तो परीक्षा की तिथि और इस पाठ्यक्रम को खत्म करने में लगने वाला समय, इन दोनों में कहीं ना कहीं मेरा तालमेल बैठ नहीं रहा। मैंने सीधे मना कर दिया, बोला नहीं, ये अभी इस पाठ्यक्रम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर बाद में टल गया, टल जाने के बाद में भरपूर समय मिल गया है, तो मैंने इस पाठ्यक्रम में अपने यहाँ जो कोर्स था उसको लॉन्च कर दिया। और बेहद कम फी में आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करनी है, रिजल्ट लेना है। इसी उद्देश्य में मैं आपका मदद करने के लिए मैंने अपने यहाँ इसकी पढ़ाई शुरू कर दी है। और आज जबकि कई टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, सिलेबस बतलाने के लिए जा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सिलेबस को पढ़ना शुरू किया जाए, जानना शुरू किया जाए। देखिए, आपके सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है गद्य भाग, पद्य भाग, और फिर नीचे लिखता है सहायक पुस्तक खोटा गद्य पद्य संग्रह। समझिएगा, गद्य भाग, पद्य भाग, और लिखता है सहायक पुस्तक खोटा गद्य पद्य संग्रह। तो इसके प्रकाशक का नाम भी बता दिया, यानी कि ये इस पुस्तक के प्रकाशक का क्या नाम है, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ठीक है, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। यहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ी हुई है, कोई बात नहीं है। पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे सामने ही है ये है पुस्तक। इस पुस्तक को आप देख पा रहे होंगे, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जिसके प्रधान संपादक कौन है, हमारे डॉक्टर एके झा, और कार्यकारी संपादक का नाम है शिवनाथ प्रमाणिक। आजकल शिवनाथ प्रमाणिक जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, कोई बात नहीं है। इस पुस्तक को आपको रेफरेंस के रूप में पढ़ने के लिए दिया है गद्य भाग में। किस भाग में, गद्य भाग में। देखो, इस पुस्तक में आपको गद्य सेक्शन भी दिया हुआ है और पद्य सेक्शन भी दिया हुआ है, और बड़े अच्छे तरीके से इसके गद्य सेक्शंस को डिवाइड किया गया। कहानी है, एकांकी है, उसके बाद आपका देखिए यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, जीवनी है, लेख है ना, शब्द चित्र है, ये सब इसमें दिया हुआ। आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे इमेज लगा हुआ है। मगर इस पुस्तक में गद्य और पद्य दोनों दिया हुआ है, तो सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमको पढ़ना क्या है भाई, क्या पूरा का पूरा ये पुस्तक ही पढ़ना है या इसका एक ही हिस्सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लियर ही नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक आपको रेफरेंस के रूप में दिया है, इस पुस्तक का केवल गद्य सेक्शन आपको पढ़ना है। यानी कि आपको कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, यात्रा वृतांत पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, लेख पढ़ना है, और जीवनी पढ़ना है, ये सब जो है वही पढ़ना है। गद्य पोर्शन में जितना कुछ है ये सब पढ़ना है। पद्य पोर्शन में जो कुछ दिया है इस पुस्तक में वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा।
ऐसा नहीं कि बुक लिए और पहले पन्ने से शुरू किए और आखिरी पन्ने तक तो एकदम गड़गड़ीले धड़धड़ीले चल गए और बाद में पता चल रहा है कि हमको तो पोयम वाला सेक्शन पढ़ना ही नहीं था, काहे के लिए पढ़े, फालतू में समय चला गया, है ना। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। देखो गद्य भाग और पद्य भाग, गद्य भाग में क्या पढ़ना है ये आपको लिखा नहीं, पुस्तक के बारे में बता दिया कि देखो खोटा गद्य पद्य संग्रह में जो भी गद्य सेक्शन में है वो पढ़ लो, ऐसे बोला है। ये पद्य भाग को अभी आप लोग ध्यान में मत रखिएगा। पहले गद्य पोर्शन, गद्य भाग के बारे में बात किया जा रहा है, गद्य पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले क्या बताया, बोला कि सहायक पुस्तक खोटा गद्य पद्य संग्रह का गद्य सेक्शन में गद्य खंड में जितनी भी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं को आपको पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे देख लीजिए। ये देखो मैंने पुस्तक का कवर यहाँ पे लगा रखा है और बगल में यहाँ पे इस पुस्तक की जो विषय सूची है गद्य खंड की उसको मैंने लगा दिया है। अब इसको देखो, गद्य खंड में क्या क्या पढ़ने के लिए दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूं और जो आपको सिलेबस में है पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखो, आपको पढ़ना है कहानी। क्या पढ़ना है दोस्तों, कहानी। कहानी में आपको पढ़नी है 4 कहानियां, मांझो, धर्म करम। सुनिएगा क्या क्या पढ़ना है, मांझो, धर्म करम, सोनमाटिक टान और चासा। आप लोगों को ना इन सारे कहानियों के जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, उनका नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सवाल रहेगा एकदम लाइन बाय लाइन, हूबहू टू द पॉइंट आपको सवाल देखने को मिलेगा। सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि बताओ मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो आज ही आप लोग इन चीजों को याद कर लीजिए। मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम है, भुवनेश्वर साहू। हालांकि पढ़ते पढ़ते तो याद हो जाएगा, पर फिर भी याद रखिएगा। एमबी, नेट चलाते होंगे आप लोग का डाटा खत्म होता होगा ना, तो याद रखना है मांझो, मांझो का ले लेना है एम और भुवनेश्वर साहू का ले लेना है बी। तो मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम हो गया, भुवनेश्वर साहू एम बी। ऐसे ट्रिक बना लीजिए, कहीं कहीं ट्रिक बड़ा काम आ जाता है। मांझो कहानी के लेखक का नाम भुवनेश्वर साहू। इसके पढ़िएगा, एक कहानी है धर्म करम। ये मांझो कहानी बड़ा मजेदार कहानी है, आप लोग देखे होंगे विवाह मूवी। हालांकि ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे शायद होगा, आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। बड़ा अच्छा कहानी है ये। आपने देखा होगा विवाह मूवी, देखे है ना, जो लोग देखे हैं वो लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम देखे हैं। एकदम विवाह मूवी है मांझो। मांझो कहानी को पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे आप विवाह मूवी को देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया मांझो, जिसके कहानीकार का क्या नाम है, भुवनेश्वर साहू। दूसरी को यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है आपका धर्म करम। धर्म करम दिनेश कुमार दिनमणि का लिखा हुआ है। धर्म करम दिनेश कुमार दिनमणि का। आप गौर करोगे ना तो डी से लिखा जाता है रोमन में, अगर धर्म लिखना हो तो DHARAM ऐसे लिखोगे, धर्म करम ऐसे लिखेंगे KARAM। और दिनेश कुमार दिनमणि के लिए भी आपको डी से ही शुरू करना पड़ता है कि नहीं, तो डी धर्म करम। सोनमाटिक टान, सोनमाटिक टान का जो टान के जो राइटर है, कहानीकार है, उसका नाम है भोगनाथ ओहदार। ये कहानी भी बड़ा जबरदस्त है, सोनमाटिक टान। धर्म कर्म कहानी एकदम भोज भात के ऊपर, जो अ, हमारे यहाँ कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो हमें त्याग देना चाहिए। उनमें से एक है ये आपका भोज भात की परंपरा। एकदम गलत परंपरा है कि नहीं है, ये एकदम गलत परंपरा। अब जो मर गया वो तो चला गया, अब वो जिसको जाना था चला गया। पारलौकिक सुख के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो जीवित परिवार जन है, संबंधी जन है, वो और खर्च करते हैं कि वहां पे उसको सुख मिला। आपको देखने जाता है मरने के बाद कितना सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, और फालतू में कर्जा वर्जा कर लेते हैं, बर्बाद होते रहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये धर्म कर्म कहानी दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें गलत परंपराएं जो है, प्रथाएं जो है, जो हमारे यहाँ हमारे समाज में भोज भात जैसी गलत परंपरा के ऊपर ये कटाक्ष करते हैं। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब आपको चैप्टर में हम बताएंगे। आगे है चासा। चासा यानी बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ कहानी है चासा। ठीक है, चासा। हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो याद रखिएगा, इस चारों कहानियों के लेखक का नाम एक बार दोहराइए, याद कीजिए, अभी जस्ट याद कर लीजिए, ताकि बाद में आप लोगों को ये चीज दिमाग में एकदम छपा हुआ रहे, लोड ना लगे। मांझो MB भुवनेश्वर साहू, धर्म करम DD दिनेश कुमार दिनमणि, है कि नहीं है। सोनमाटिक टान भोगनाथ ओहदार, चासा बंसीलाल बंसी। चासा कहानी के लेखक का क्या नाम है, बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी, याद हुआ। चलिए रिवीजन कीजिए एकदम सीधे सीधे। मांझो कहानी के लेखक का नाम भुवनेश्वर साहू। धर्म कर्म कहानी के लेखक का नाम, धर्म कर्म कहानी के लेखक का नाम दिनेश कुमार दिनमणि। चासा कहानी के लेखक का नाम बंसीलाल बंसी। सोनमाटिक टान कहानी के लेखक का नाम, सोनमाटिक टान कहानी के लेखक का नाम, याद रखेगा, सोनमाटी अलग है,
सोन माटिक टान अलग है। सोन माटिक टान कहानी के लेखक का नाम भोगनाथ होदार। यहां तक याद हो गया? अब चलिए, याद हो जाना चाहिए तब आगे बढ़िए। अगला देखिए, कुछ लेख भी है इसमें, कुछ मतलब कितने लेख हैं? तो 3 लेख हैं, और ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। यहां से देखो, याद क्यों करवा रहा हूं ना, यहां से एकदम आपके एग्जाम में सवाल रहेगा, इस बात की गारंटी है, सवाल रहेगा। तो याद कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। परपन सर्टिफिकेट, कैसा सर्टिफिकेट? तो परपन सर्टिफिकेट, इसका मतलब है, परपन सर्टिफिकेट का मतलब एकदम बेकार सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट एकदम कचड़ा है। सही बात है, अगर आपके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो फिर किताबी ज्ञान या सर्टिफिकेट जो आपने अर्जित किया है वो आपके लिए बेकार है। तो एक लेख लिखा है अमर कुमार जी ने, किसने लिखा? अमर कुमार जी ने, परपन सर्टिफिकेट नाम से, जो कि गजपत संग्रह पुस्तक में छपी है। अमर कुमार का लिखा लेख पढ़ना आपको, परपन सर्टिफिकेट। इसके अलावा उड़ीस महत्तम एक लेख है। उड़ीस जानवे करते हैं, खटमल, खटमल की महिमा भाई, उड़ीस महत्तम। अब क्या है खटमल की महिमा, ये हम लोग पढ़ेंगे इस लेख में। पर ये जो लेख है ये व्यंग्यात्मक लेख है, बड़ा मजेदार लेख है। महेश गोलवार का लिखा हुआ लेख है। गोला पेटरवार के रहने वाले हमारे महेश गोलवार जी, इन्होंने लेख लिखा है उड़ीस के ऊपर, खटमल के ऊपर लिखा है, और बड़ी फेमस रचना है। और कई एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछा कि बता, उड़ीस महत्तम केकर रचना लागे, उड़ीस महत्तम केकर रचना लागे? तो उड़ीस महत्तम रचना लागे महेश गोलवार जी के। और महेश गोलवार जी को सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया 1988 में। कब दिया गया? 1988 में महेश गोलवार जी को। डिटेल से बाद में बताएंगे, पहले 3 लेख और इसके लेखक का नाम याद रखना है आपको। पन सर्टिफिकेट के लेखक का नाम अमर कुमार, उड़ीस महात्म के लेखक का नाम महेश गोलवार, खोटा खोरठा एवं स्वतंत्र समृद्ध समृद्ध भाषा, ये जो निबंध है, ये निबंध भी कई बार पूछा जा चुका है। मतलब इस निबंध के लेखक का नाम पूछ देता है। शिवनाथ प्रामाणिक जी की ये रचना है। किसकी रचना है? शिवनाथ प्रामाणिक जी का लिखा हुआ लेख है, खोरठा एवं स्वतंत्र समृद्ध भाषा, याद रखेगा। तो तीनों, परपन सर्टिफिकेट किसका लिखा हुआ है? अमर कुमार का। उड़ीस महात्म महेश गोलवार का। खोरठा एवं स्वतंत्र समृद्ध भाषा शिवनाथ प्रामाणिक जी का। एकदम सीधे सीधे याद हो गया। अब बढ़ते हम लोग आगे संस्मरण की तरफ। तो आपको 2 गो संस्मरण पढ़ने के लिए दिया है। एक बरवा अड्डा का अक्षय बोर पानुरी जी के ऊपर लिखा गया संस्मरण है, जिसको लिखा हमारे शांति भारत जी ने। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, उड़ बांस, बांस नहीं बांस, है ना? तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया ये संस्मरण है। इन दोनों संस्मरण को आपको पढ़ना है। तो याद रखिएगा, बरवा डाका खैबोर शांति भारत के लिखा हुआ है ना, और उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, रह गेलक बास किसका लिखा हुआ है? गोविंद महतो जंगली जी का लिखा हुआ है। ये दोनों संस्मरण आपको पढ़ना है। दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, खोरठा भाषा की पहली यात्रा वृत्तांत, इसी पुस्तक में गद्यपद संग्रह में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक हैं चतुर्भुज साहू, है ना? चतुर्भुज साहू, ठीक है। तो दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत भी आपको पढ़ने के लिए दिया है। ये यात्रा वृत्तांत भी आपको पढ़ने के लिए दिया। इसके अलावा शब्द चित्र, पूटी और पालू, खोरठा भाषा का पहला शब्द चित्र है, जिसके लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर ए के झा। क्या है शब्द चित्र? क्या है शब्द चित्र? ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पुटी पालू में क्या पढ़ना है ये सब मैं आपको बताऊंगा जब पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तब, है ना? अभी याद रखिएगा, पुटी और पालू क्या है? आपका शब्द चित्र है, और इसके लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर ए झा। इसके अलावा दोस्तों, इस पुस्तक में 2 जीवनियां भी प्रकाशित हुई, एक बिरसा मुंडा के ऊपर और एक शेख भिखारी के ऊपर। बड़का बुजुर्ग बिरसा के नाम से जीवनी लिखा ए झा जी ने, और शेख भिखारी के ऊपर जीवनी लिखने का काम किया खोरठा भाषा में पारसनाथ महतो जी ने। तो 2 जीवनियां भी प्रकाशित हुई हैं इसी पुस्तक में, और ये दोनों जीवनियां जो हैं, एक जीवनी बड़का बुजुर्ग बिरसा झा जी का लिखा हुआ है, और एक पारसनाथ महतो जी का लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको एकांकी यहाँ पे, यानी कि डाह, चूंकि एक नाटक है, लेकिन इस नाटक का एक अंक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे एकांकी लिख दिया है। हालांकि सिलेबस बनाने वाले को ध्यान में रखना चाहिए था, अलग से फिर से आपको डाह नाटक का पूरा पुस्तक पढ़ने के लिए दिया है। डाह नाटक के जो रचयिता है, नाटककार है, उसका क्या नाम है? सुकुमार जी नाम है। इसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया है, और ये बहुत जल्द खत्म भी होने वाला है। मैं डाह नाटक से शुरू करूंगा, इसका एमसीक्यू मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। हो सकता है कल परसों से हो सकता है आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाए सहायक आचार्य के लिए। क्लियर है? तो याद रखिएगा, खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक में आपको इतनी रचनाएं पढ़नी है, और इन सभी रचनाओं के दोस्तों आपको रचनाकार याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सवाल छपेगा। इस बात की गारंटी देता हूं मैं, सवाल छपेगा। यहां से केवल इसी पुस्तक से आपको 3 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। जिन लोगों को सिलेबस अच्छे से याद है
उन लोगों को देखो यहीं से तीन क्या, यहां से 3 से 5 क्वेश्चन जब एग्जाम होगा ना तो आप मुझे याद करवाना कि सर आपने ऐसा कहा, है ना। देखिए नहीं आया, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, ऐसे मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आएगा। आपको पूछ देगा कुछ सवाल दे कि दीनमणि किनकर उपनाम लागे, बंसीलाल जी के उपनाम की लागे, है ना, ऐसा सवाल। चासा कहानी के लेखक के की नाम हके, उड़ीस महात्म के कर रचना हके, है ना। उसके अलावा बड़वा बड़का के जीवनीकार के नाम बतवा, इस तरह के सवाल पूछ देगा आपको एग्जाम में। तो सारा नाम याद रखेगा कि कौन से रचना के रचनाकार कौन है। देखो इस पुस्तक में आपको इतना ही पढ़ना है, पद्य सेक्शन में हाथ मत लगाना। पद्य सेक्शन की कविताओं को पढ़ने के लिए जाओगे आपका समय बेकार जाएगा, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ गद्य खंड का में जो रचना है वही पढ़ने के लिए कहा। तो ये पुस्तक एकदम एक एक करके क्लियर है। सब क्लियर हो गया आप लोगों का? अगर क्लियर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि हाँ सर सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। पढ़ते हैं यहां से हम लोग आगे और अगले पुस्तक की तरफ चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। देखो अगला पुस्तक दिया है गद्य खंड में, हमें दिया है निबंध पढ़ने के लिए, खोरठा निबंध। पुस्तक का नाम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, खोरठा निबंध। लेकिन यहाँ पे जो पुस्तक का कवर है इसमें लिखा है खोरठा साहित्यिक निबंध। देखो इस पुस्तक के भी लेखक का नाम बी एन होदार है और इस पुस्तक के लेखक का भी नाम बी एन होदार है। खोरठा निबंध पुस्तक जो 1990 में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में 12 निबंध पढ़ने के 12 निबंध छपा था। और आपको जो सिलेबस में दिया है ये 12 निबंध पढ़ने के लिए दिया है, समझिएगा। अगर आप ये पुस्तक लीजिएगा तो आपको 12 से अधिक निबंध पढ़ने के लिए इस पुस्तक में आपको 12 से अधिक निबंध मिल जाएगा। लेकिन आपको 12 से ज्यादा निबंध नहीं पढ़ना। आपको कितने निबंध पढ़ना है, मात्र 12 निबंध पढ़ना। हालांकि ये पुस्तक भी आप रखो तो काम चल जाएगा। और 12 निबंध कौन कौन से पढ़ने हैं ये मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताता चलता हूं, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला निबंध आपका सब टाय चल है, मतलब सब कुछ चलता है। ठीक है, एक निबंध ये हो गया। और इन सभी निबंधों के निबंधकार का क्या नाम है, हमारा बी एन ओहदार। तो एक सवाल यहाँ पर बन जाएगा, कई एग्जाम में कई बार पूछा। अभी हाल ही में म्युनिसिपल वाला एग्जाम हुआ था, जेएसएससी सीजीएल के द्वारा एग्जाम लिया गया, सॉरी जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया। और उस एग्जाम में पूछा कि खोरठा निबंध पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, तो डॉक्टर बी एन ओहदार है। बी एन ओहदार का पूरा नाम क्या है, ये भी सवाल में था। दो दो सवाल एक साथ पूछ दिया। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं देखिएगा क्या क्या सवाल बन जाएगा। तो पहला सवाल तो ये कि खोरठा निबंध पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, डॉक्टर बी एन ओहदार नाम है। क्या नाम है, डॉक्टर बी एन ओहदार नाम है। ठीक है, बी एन ओहदार का पूरा नाम क्या है, भोगनाथ ओहदार है। क्या नाम है, भोगनाथ ओहदार है। इसके अलावा बी एन ओहदार कहाँ के रहने वाले हैं, तो ग्राम चेटर रामगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, चेटर रामगढ़ के रहने वाले हैं। कौन, हमारे बी एन ओहदार सर। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिए कि बी एन ओहदार सर का उपनाम भी पूछ देता है। इनका उपनाम क्या है, सब्यसाची। सब्यसाची, इस बात का ध्यान रखिएगा। बी एन ओदार सर का उपनाम क्या है, सब्यसाची है। पढ़ते हम लोग आगे और 12 निबंध को हम लोग याद रखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हालांकि पढ़ते पढ़ते आपको सब याद हो जाएगा, पर फिर भी यहाँ पे एक बार देख लो। पहला निबंध आपका सब टाय चल है। सब टाय चल, सब टाय चल है, सब कुछ चलता है। सब कुछ चलता है। अब क्या विचार है भाई लेखक के, ये निबंध में हम लोग देखेंगे कि कैसे सब कुछ चलता है, क्या चलता है, क्या क्या चलता है और क्या चलता है, ये हम लोग निबंध में जानेंगे। कहते हैं सब टाई चले, सब कुछ चलता है। दूसरा निबंध इनका बखेड़ों में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, विवादों में विवाद, लिंग विवाद। सही बात है भाई, ये जेंडर वाला जो टॉपिक है व्याकरण में, ये बड़ा उलझाऊ टॉपिक है हिंदी भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए और भाषाओं के लिए। बट हमारे खोरठा भाषा में ये उतना उलझाऊ नहीं है, ये आसान सा टॉपिक है। बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, ये डॉक्टर बी एन ओहदार का लिखा हुआ निबंध है। तीसरा है बैज का बगरा, काम कम बातें अधिक, काम कम। ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया क्या था, एक स्लोगन था कि क्या था, उसको उलट कर दिया गया। यहाँ पे बातें कम काम ज्यादा उन्होंने कहा था। बातें कम होनी चाहिए, काम अधिक होना चाहिए, ऐसा कुछ उनका स्लोगन था। लेकिन उसको इन्होंने, हमारे ओदार सर ने उलट दिया और बोले बातें अधिक काम कम, बैचका बगरा काम कम, और निबंध लिख दिए। तो ये निबंध भी आपको पढ़ना है। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, बहुत ही अच्छा निबंध है ये। और जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा धर्म के ऊपर और राष्ट्रीय एकता के ऊपर इनके विचार जो है बड़े अच्छे हैं। और हमें पढ़ना चाहिए। ये निबंध में इनके विचार बहुत अच्छे हैं। जब मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारी चीजों को क्लियर करूंगा। फिलहाल आप जान लो कि निबंध हमको कौन सा पढ़ना, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना,
ठीक नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बहुत सारी बातें हैं, ये निबंध बहुत अच्छे तरीके से एकदम बैलेंस तरीके से लिखा गया है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अगला है एगो कुकरे के आत्मकथा। ले भैया, आदमी का आत्मकथा छोड़िए, एगो कुकरे एगो कुत्ते की आत्मकथा इन्होंने लिख दिया। ये एक निबंध है जिसमें एक कुत्ते का सहारा लेकर के मानवीय सभ्यता के विकास की कहानी को ये बताने का प्रयत्न किए हैं अपने हिसाब से, है ना। तो एगो कुकरे का आत्मकथा आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर से रिश्ताई योगदान, सैर से रिश्ताई योगदान, इसका कुल मिला के मतलब है कि प्रेमचंद के साहित्य का समाज के विकास में क्या योगदान रहा। इनके साहित्य की पूरी तरह से इसमें समीक्षा करने की काम की गई है। किसके साहित्य की? तो प्रेमचंद के साहित्य की, है ना। प्रेमचंद के साहित्य की, प्रेमचंद के साहित्य ने समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। साहित्यकारों को तो प्रभावित करवे किया है अपनी रचना के माध्यम से, समाज को भी इन्होंने प्रभावित करने का काम किया। इसी के ऊपर एक समीक्षा है, एक निबंध है हमारे डॉक्टर बी एन ओदार का लिखा हुआ, प्रेमचंद चंद साहित्य, मतलब प्रेमचंद के साहित्य का समाज के विकास में क्या योगदान रहा, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा कर्मा परब, है ना, देहु देहु करम गोसाई, देहु आशीष हो, जे थी हमारे भैया लाख बरिस हो, है ना। और भी कई गीत आपको इस निबंध में देखने को मिलेंगे। कर्मा परब के ऊपर लिखा गया ये निबंध है, भाई बहन के शुभ्र प्यार। शुभ्र का मतलब होता है श्वेत, शुभ का मतलब होता है पवित्र। तो भाई बहन के बीच पवित्र प्यार का प्रतीक पर्व कर्म, कर्म के ऊपर, कर्मा के ऊपर निबंध लिखा गया है। इस निबंध को हम लोग पढ़ेंगे। और यहां से देखो पूरे निबंध में ये निबंध आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में सवाल रहेगा। इसके अलावा और भी, फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता, फूल का पर्व सरहुल और उसकी प्रासंगिकता, इसके ऊपर भी निबंध आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ना है। अगला है छोटा नागपुर एक नैनीताल, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट। ये यात्रा वृतांत है ना, ये यात्रा वृतांत है। ये ट्रेवल किए थे नेत्रहाट का, और यात्रा के दौरान इन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या देखा, इसको लिखने का काम किए हैं। और ये यात्रा वृतांत इनका छपा है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट। हामिन के संस्कृति और ताकर ऊपर संकट, हमारी संस्कृति के ऊपर आखिर क्या संकट आया, क्या संकट आन पड़ी है हमारी संस्कृति के ऊपर, इस पे इन्होंने अपना गहरा विचार प्रकट किया है। अगला है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी। इसमें क्या है, ये भी इसमें भी विचार दे रहे हैं, बता रहे हैं कि खोटा लेखन किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए खोटा लेखन। परंपरावादी लेखन होना चाहिए, यानी कि साहित्य में जो लेखन का परंपरा चला आ रहा है वैसा ही साहित्य में, खोटा साहित्य में भी सृजन होना चाहिए। अन्य भाषाओं में, हिंदी में, संस्कृत में और सब भाषाओं में, और सब भाषा साहित्यों में जो परंपरा है साहित्य सृजन की, क्या उसी का हमें वहन करना चाहिए, या फिर हमारा खोटा साहित्य जनवादी होना चाहिए। इस पे ये बड़ा अच्छा अपना तर्क देते हैं। इस तर्कों को हम लोग देखेंगे, विचार को हम लोग देखेंगे, खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी रचना जब पढ़ेंगे। अगला है हाँ मैं खड़ा हूं, ये व्यंग्यात्मक रचना है। हाँ मैं खड़ा हूं, चुनाव के ऊपर कटाक्ष करता हुआ व्यंग्य करती हुई ये रचना है। हाँ मैं खड़ा हूं, हाँ मैं खड़ा हूं, यानी कि मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो ये इस रचना व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना को भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसका आनंद लेंगे। तो दोस्तों छोटा निबंध में ये 12 निबंध जो मैंने भी आपको बताया, यही 12 निबंध आपको पढ़ने, 12 पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 2 को पढ़ना बाकी छोड़ देना। ये 12 निबंध आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, 12 निबंध आपको पढ़ने हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो याद रखिए सीधे सीधे एक सवाल बनता है कि निबंधक लेखक के नाम बताओ। कोई एक उठा करके दे देगा, बोलेगा एक रचना लागे, एक निबंधकार के नाम बतावा, हाँ मैं खड़ा हूं किनकर रचना लागे, ऐसे सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डाह नाटक, ये गद्य खंड में है हम लोग। तो गद्य खंड के ग भाग में लिखा है डाह नाटक। आपने देखा था ना, गद्य पद संग्रह में भी डाह नाटक दिया था, और यहाँ पे भी अलग से पूरा किताब पढ़ने के लिए दिया है। तो ये देखो ये नाटक है, बड़ी मजेदार रचना है, और इसको मैंने पढ़ाना आरंभ कर दिया है ना। इसका एक क्लास चल भी गया है, और बाकी और बचे कुछ क्लास जो है वो आपको मिल जाएंगे, है ना। धीरे धीरे ये जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी पुस्तक को फिनिश करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। और इसका एमसीक्यू भी कल से चाहे परसों से इसका एमसीक्यू मिलना आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सहायक आचार्य के लिए भी जो यूट्यूब पे चलने वाली कक्षा है वो कक्षा आरंभ कर दी जाएगी। तो जो भी लोग हैं, आप लोग मेरे सेशंस को शेयर करके बाकी लोगों में क्या कीजिएगा, भेज दीजिएगा, बाकी लोग को भी जुड़ने के लिए बोलिएगा। और इसका एक समय निर्धारित करके मैं आपको बता दूंगा कि आखिर ये क्लास कब लिया जाएगा, ठीक है, बता दिया जाएगा आप लोगों को, बस जुड़े रहिए आप। अगले
तो ये डाह नाटक आपको पढ़ने के लिए दिया है। नाटक में एक ही पुस्तक दिया है, डाह नाटक। मजेदार रचना है ये, इसके बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। अब चलते हम लोग आगे। एक कहानी की पुस्तक भी है, फरीच डहर। क्या है भाई? फरीच डहर। ये कहानी संग्रह पुस्तक है। और फरीच डहर में कुल 11 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 11 कहानियां हैं। और ये 11 कहानी आपको पढ़ना है, जिनमें से है हेराइल हांसी, उदासी, बौड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकत बारी, डाइन, चटिया, मनान, है ना, मनिक पेथा और भूत। ये 11 कहानी जो आप देख रहे हैं, ये फरीच डहर की कहानियां, और ये सारी कहानियों को आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। और ये सारी कहानी छोटी छोटी कहानियां हैं और बड़ी मजेदार कहानियां हैं। इसमें जो टॉपिक्स उठाए गए हैं, जो मुद्दे उठाए गए हैं, ये बड़े अच्छे मुद्दे हैं, हमारे झारखंडी परिप्रेक्ष्य के मुद्दे हैं ये। और ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास की बातें हो रही हैं इन कहानियों में, सुनने में भी बड़ा मजा आएगा और कुछ भी अलग नहीं लगेगा। आप हंसते हंसते 11 की 11 कहानियों को सीख जाइएगा और मजे के साथ पूरा कहानी जान जाइएगा। तो दोस्तों, ये पंचम महतो की लिखी हुई पुस्तक है, फरीच डहर। कैसी पुस्तक है? कहानी संग्रह है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? 11 कहानियां। कई बार एग्जाम में सवाल आया कि दीदी जी कहानी के लेखक के नाम बतवा, ऐसे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दीदी जी कहानी के लेखक के नाम बतवा, तो दीदी जी कहानी के लेखक का क्या नाम है? पंचम महतो हो गया। अब इसमें सारी कहानियों के लेखक का नाम पंचम महतो ही है, क्योंकि ये पंचम महतो की अपनी रचना है। सारी कहानियों के लेखक कौन है? पंचम महतो जी हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हम लोग आगे, अगला देखते हैं टॉपिक। अब ये देखो, गद्य सेक्शन में यही 4 पुस्तक चाहिए, ही 4 किताब आपको पढ़ना। अब इसके बाद है आपका पद्य सेक्शन। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, गद्य सेक्शन तो देखो क्या क्या पढ़ने के लिए दिया। तो सबसे पहले आपने देखा था खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक, एक ये है। इसका हम लोगों को केवल गद्य सेक्शन पढ़ना है। इसके बाद आ जाओ, अगले हम लोग चलते हैं पार्ट में। अगला दिया था खोटा निबंध पढ़ने के लिए, बी.एन. ओदार वाला पुस्तक खोटा निबंध, ये आपको पढ़ने दिया। दूसरा था तीसरा है डाह नाटक। चौथा है फरीश डहर। तो ये 4 पोर्शंस का, ये 4 पुस्तकों का केवल गद्य सेक्शन आपको पढ़ना है। गद्य सेक्शन में कहानी पढ़ना है, नाटक अगर दिया तो वो पढ़ना है। इसके अलावा लेख है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, जीवनी है, लेख है ना, कहानी है। इन चीजों को पढ़ना है। इन चीजों, पोयम छोड़ करके बाकी जो भी रहेगा समझ लो सब पढ़ना है। ठीक है, पोयम गीत छोड़ के सब पढ़ना है गद्य सेक्शन में। क्लियर है? अब चलते हम लोग आगे और पद्य सेक्शन को देखते हैं। पद्य सेक्शन में दे दिया यहाँ पे एक पथिया डोंगल महुआ। क्या दे दिया? एक पथिया डोंगल महुआ। और इस पुस्तक में देखो कि 47 कविताएं आपको पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 47 कविताएं पढ़नी है ना। इस पुस्तक के जो संकलन करता है और इस पुस्तक के जो संपादक हैं, वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और उन दोनों व्यक्तियों का क्या नाम है? संपादक और संकलनकर्ता। कई पुस्तकों में आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन इस पुस्तक में संपादक और संकलनकर्ता दोनों एक ही है, और उसका नाम है संतोष कुमार महतो। क्या नाम है? संतोष कुमार महतो। मास्टर साहब थे, अब हमारे बीच नहीं रहे, संतोष कुमार महतो। इस पुस्तक की कितनी कविताओं को पढ़ना है हमें? 47 कविताओं को पढ़ना है। और इनमें से कई कविता, 10 कविताएं जो है ना, वो सीजीएल वाले सिलेबस में भी दे रखा है। और पहले से ही YouTube पे आप जाकर के सर्च करना, एक पथिया डोंगल महुआ। इसकी 10 कविताओं में से बहुत सारी कविताओं को मैंने पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है ना। और ये वीडियोस मैं आपको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जो पेड बैच है, उस पेड बैच में आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे जो है वो तो फ्री अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो। क्लियर है? तो 47 कविताओं को पढ़ने के लिए दिया है एक पथिया डोंगल महुआ में, 47 कविताओं को। तो इसको फिनिश करेंगे। तो पोयम सेक्शन में एक पुस्तक हो गया आपका एक पथिया डोंगल महुआ। किसका लिखा हुआ है? सॉरी, किसका इसके संकलनकर्ता कौन है? हमारे संतोष कुमार महतो जी। संपादक कौन है? हमारे संतोष कुमार महतो जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आगे, ये देखो एक पथिया डोंगल महुआ का पुराना कवर है। ये कवर ब्लैक एंड व्हाइट है, तो अच्छा ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा, पर ये पुस्तक का कवर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। चलते हैं हम लोग आगे और अगला देखते हैं। अगला है सोंद माटी। देखो यार, यहाँ पे सोंद माटी का कवर लगा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो एक पुस्तक पोयम सेक्शन में आपने देखा, एक पथिया डोंगल में, दूसरा पुस्तक का नाम है सोंद माटी। सोंद माटी कहानी और कविता संग्रह पुस्तक है। सोंद माटी में 10 गो कहानी और 31 गो कविता छपा। समझना, सोन माटी में 10 गो कहानी और 31 गो कविताएं हैं। लेकिन
सोनमाटी किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर विनोद कुमार की लिखी हुई पुस्तक है। मगर आपको कहानी पढ़ना नहीं है, 10 कहानी पढ़ना नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे से संपर्क किया और बोला कि सर कहानी तो आधा निपटा दिए, अब क्या करे? तो बोले क्या करना है, पढ़ना नहीं था, आप लोग बेकार में अपना टाइम बर्बाद कर लिए। समझ रहे हैं? मिल के पढ़ रहा है सब, कहानी पढ़ रहा है। कहानी नहीं पढ़ना है। देखो ये पद्य खंड में आपको पढ़ने के लिए दिया है, मतलब कि इस पुस्तक में जो कविता प्रकाशित हुई है ना, उन कविताओं को आपको पढ़ना, कहानियों को पढ़ना नहीं है। तो याद रखिएगा, सोन माटी में आपको 31 कहानी पढ़ना है। तो यहां ध्यान में रखिएगा, क्या पढ़ना है? कविता पढ़ना है, कहानी नहीं पढ़ना। अच्छा, लग रहा है कहानी बोल दिया यहाँ पे। तो 31 कविता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 31 कविता। फिर से सुनो, 31 कविताएं पढ़नी है हमें। किसमें? सोनमाटी में। सोनमाटी कैसी पुस्तक है? कहानी कविता संग्रह पुस्तक है। हमें क्या करना है? सहायक आचार्य के लिए सिर्फ 31 कविताओं को पढ़ना है, कहानी को पढ़ना नहीं है। ये थोड़ा आराम का मामला हो गया। तो सिर्फ 31 कविताओं को आप लोग पढ़िएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना? तो ये होगी दूसरी पुस्तक। अगली पुस्तक है डिंडाक डोवानी। यहाँ पे इस पुस्तक का कवर लगा हुआ है। एक कैसी रचना है? तो खोटा काव्य रचना, यानी खंड काव्य रचना है। कैसी रचना है? खंड काव्य है ये, खोटा खंड काव्य है ये। कौन सा? तो डिंडाक डोवानी, बंसीलाल बंसी जी का रचा हुआ ये पुस्तक है। और बेहद मजेदार पुस्तक है, विस्थापन के दर्द को दिखाती हुई ये पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक की भर भर के वाहवाही हुई है, तारीफें मिली है इस पुस्तक को, और ये आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। पढ़ने में मजा भी आता है। डिंडाक डोवानी औद्योगिकीकरण ने किस प्रकार से हंसते खेलते ग्रामीण जीवन को बर्बाद करने का काम किया है, ये आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। ये इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। जमींदारी प्रथा तो चली गई, मगर जमींदारी गई नहीं, है ना? समझिएगा, प्रथा चली गई लेकिन जमींदारी प्रभाव नहीं गया। ये भी आपको इस कहानी में, सॉरी, इस खंड काव्य में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो डिंडाक डोवानी, जिसके लेखक का क्या नाम है, जो कवि है, कवि लिखना चाहिए वहां पे, कवि का क्या नाम है? बंसीलाल बंसी। बंसी इनका क्या है? उपनाम है। यहां से भी सीधे सीधे सवाल रहेगा। एक सवाल, ये गारंटी है, अभी मैं लिख रहा हूं मैं आपको, ये गारंटी है कि आपको ये सवाल पूछेगा कि डिंडाक डोवानी के रचवैया का नाम बतावा। चाहे डिंडाक डोवानी के लेखक भी लिख सकता, कोई गारंटी नहीं है। तो डिंडाक डोवानी के जो कवि हथिन, जो रचयिता हथिन, उनका नाम बतवा। की नाम लागे? बंसीलाल बंसी। क्या नाम है? बंसीलाल बंसी। ये सवाल आपको पूछेगा, इस बात की गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। और ये नहीं तो ये पूछ सकता है कि बंसीलाल जी के उपनाम बतवा, तो इनका उपनाम लागे बंसी। की नाम लागे? बंसी लागे। बाकी पुस्तक परिचय, लेखक परिचय मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है? एक पुस्तक एक पथिया डोंगल में हुआ, जो कि 47 कविताएं हैं, उसमें उसमें सारी कविताएं आपको पढ़नी है। दूसरी पुस्तक था सोनमाटी, उसमें आपको 31 कविता पढ़ना है। तीसरी पुस्तक खंड काव्य की है, जिसका नाम है डिंडाक डोवानी, और ये पूरा किताब आपको पढ़ना है। ये पूरा का पूरा किताब जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, किताब ढूंढ रहे थे हम, मिल नहीं रहा है, कहाँ पे है। चलिए, तो यहां से बढ़ते हैं अब आगे। अब चलते हैं अगले। गद्य सेक्शन पद्य सेक्शन में आपने देख लिया। अच्छा, एक किताब और पढ़ने के लिए दिया है, शिवनाथ प्रमाणिक जी का। गद्य सेक्शन में 4 पुस्तक, पद्य सेक्शन में भी आपको 4 पुस्तक पढ़ने के लिए दिया। अगली पुस्तक का नाम है तातल और हेमाल। तातल और हेमाल, ये शिवनाथ प्रमाणिक जी की पुस्तक है। शिवनाथ प्रमाणिक जी की मौलिक रचनाएं इसमें है। शिवनाथ प्रमाणिक जी की रची हुई 25 कविताएं इसमें आपको पढ़नी है। कितनी? 25 कविताएं पढ़नी है ना? 25 कविताएं आपको पढ़नी है तातल और हेमाल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तातल हेमाल के रचनाकार का क्या नाम है? शिवनाथ प्रमाणिक। ये फुटकर कविता संग्रह है। कैसी पुस्तक है? फुटकर संग्रह। क्या होता है फुटकर कविता संग्रह, ये भी आपको हम बता देंगे। और इसमें जो कविताएं दी गई हैं, ये सारी की सारी कविताएं जो हैं हमारे प्रमाणिक जी की रचना है, सारी प्रमाणिक जी की ही लिखी हुई है। क्लियर है? और ये पुस्तक बेहद बेहतरीन पुस्तक है। इसमें एक से एक रचना है। जोहार, डहर बनाए चल रहे, बन बोने बाघिन, है ना? तो चल डहरे चल रहे, डहर बनाए चल रहे, जिंदगी के डहरे कांटा, कांटा उखराए चल रहे, ऐसी कविताएं आपको इस पुस्तक में पढ़नी है। और बेहद मजेदार कविताएं हैं इस पुस्तक में। पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा आपको, एकदम जोश से भर देंगी, कई बार सोचने को भी विवश कर देंगी। ठीक है, तो इन सारी कविताओं को पढ़ाएंगे आपको हम। और तो 4 पुस्तकें हो गए पद्य सेक्शन में, ध्यान रखिएगा। 4 पुस्तक हो गया पद्य सेक्शन में, 4 पुस्तक हो गया गद्य सेक्शन में। यहां तक क्लियर है? अब बढ़ते हम लोग आगे। इसमें 25 कविताएं
ये कविता का ही पुस्तक है, इसमें जितना कविता है आपको सबका सब पढ़ना है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जितना कविता है सब पढ़ना है। अगला पुस्तक है व्याकरण का। अब देखो व्याकरण में क्या पढ़ना है नहीं लिखा, नहीं लिखा। रेफरेंस के रूप में किताब के नाम दे दिया, बोला ले किताब ले, ये किताब में बोला व्याकरण दे दिया, खोरठा व्याकरण लिखा और लेखक का नाम बता दिया कि देखो ए के झा। यानी कि इस पुस्तक को आपको इस पुस्तक को व्याकरण के रूप में, मतलब व्याकरण के लिए आपको बोला कि लो ये पुस्तक पढ़। हालांकि ये पुस्तक आप पढ़िएगा तो चकराइए जाइएगा, दिमाग घूम जाएगा, अब पता नहीं चलेगा कि क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। हालांकि आप चाहो तो ये पुस्तक रख सकते हो, हमारे डॉक्टर ए के झा का लिखा हुआ पुस्तक है, खोरठा भाषा की पहली व्याकरण की पुस्तक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस पुस्तक में जितना व्याकरण का टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। यानी कि समझ लो कि इनडायरेक्टली बोल दिया कि ग्रामरवा में तोरा सभ्य पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। हालांकि आपको सब कुछ में भी क्या क्या ज्यादा ध्यान देना है ये मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो वर्ण, सामान्य परिचय, ऐसे भी झारखंड क्या बोलते हैं, खोरठा का तो सामान्य परिचय आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और आपको सामान्य परिचय से एग्जाम में 3 सवाल जरूर देगा, आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन जरूर देगा, इस बात की गारंटी है सामान्य परिचय से। इसके अलावा आपको वर्ण पढ़ना है, वर्ण के बाद आप देखो कि शब्द के बारे में भी आपको पढ़ना है ना। शब्द हो गया, वाक्य हो गया, इसके अलावा संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, है ना, विशेषण, विशेषण के अलावा देखो लिंग, वचन, लिंग हो गया, वचन हो गया, क्रिया हो गया, इसके अलावा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण के अलावा काल, काल के अलावा समास, काल के अलावा समास हो गया, उसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। और आपको ना मुहावरा लोकोक्ति भी पढ़ना पड़ेगा, मुहावरा लोकोक्ति का, कि यहां से भी आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाएगा। मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, है ना, ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेगी। उपसर्ग, प्रत्यय, इसके अलावा और क्या है, निपात, निपात, अव्यय, अव्यय, है ना, और तो कुछ छूट नहीं रहा। तो देखो ये सब चीजें, यानी कि समझो कि व्याकरण में आपको सब पढ़ने के लिए दे दिया है, सब पढ़ने के लिए आपको दे दिया है, ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे मैंने जितना टॉपिक लिखा है इतना टॉपिक आपको लगभग आ ही गया है, कुछ छूटा हमको तो नहीं लग रहा कि कुछ छूटा है। और इसमें जितना भी कुछ है ये आप पढ़ लिए, आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। देखो सिलेबस में भले ही जो लिखा है, पर इतना मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में जो सवाल रहेंगे वो सवाल ज्यादा उलझाऊ नहीं रहेंगे, आराम से पकड़ में आ जाएगा। हालांकि सहायक आचार्य का एग्जाम है, कुछ सवाल घुमा के देगा, इस बात की गारंटी है। आप ये मत सोचना कि आपको एलडीसी के टाइप का सवाल दे देगा, या क्या बोलते हैं आसान से क्वेश्चंस केवल सब सारे के सारे आसान आसान दे देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सवाल घुमावदार रहेंगे पर सारे नहीं रहेंगे, इजी भी रहेगा। तो ग्रामर आप चाहो तो अलग से नोट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो ये मिट जाएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले। तो व्याकरण समझ में आ गया, गद्य सेक्शन में क्या पढ़ना है ये समझ गए, पद्य में क्या पढ़ना है ये समझ गए, व्याकरण में क्या पढ़ना है ये भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपके सिलेबस में लिखता है, क्या लिखता है, निबंध, और यहाँ पे लिख देता है समसामयिक विषय पर। चौथा खंड जो है, यानी कि 4 खंड में आपका सिलेबस दिया, गद्य खंड, पद्य खंड, व्याकरण खंड और निबंध खंड। तो चौथा सेक्शन में निबंध दिया और लिखता समसामयिक विषय पर। तो इस तरह का कहाँ लिखना चाहिए भाई, जहां पे आपका मेंस एग्जाम होता है। यहाँ पे समसामयिक विषय पर निबंध लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये फालतू है, ये फालतू लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका यही पुस्तक निबंध के लिए काफी है, जो कि बी एन ओदार सर का पुस्तक है, खोरठा साहित्यिक निबंध, समझ रहे हैं, खोरठा साहित्य निबंध, यही पुस्तक आपके लिए काफी है। ये इससे ज्यादा ये वाला टॉपिक में दिमाग खराब मत कीजिएगा, ये ऐसा ही फालतू में लिखा रहता है, कॉपी पेस्ट कर देता है खाली। अब यहाँ देखो, आपको मैं कुछ यहाँ पे आके आपका सिलेबस हो गया खत्म, जितना मैंने अभी बताया इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें से अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा सवाल आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, आपने पहला पुस्तक देखा ना,
गद्य पद संग्रह पुस्तक, इस पुस्तक को तो आपको एकदम निचोड़ देना है, यहां से आपके एग्जाम में भर के सवाल रहेगा। इसके अलावा फरीश डहर कहानी संग्रह पुस्तक आपने देखा था, इस पुस्तक से भी आपको कहानी से भी, यानी कि कहानी से आपको बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेखक का नाम और उसकी रचना वाले सवाल भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मुहावरा लोकोक्ति से भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। ग्रामर से भी आपके एग्जाम में भर के सवाल रहेंगे। तो इन टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। ग्रामर पे, कहानी पे, गद्य पद्य संग्रह पुस्तक पे, और डहर पुस्तक पे, है ना। इसके अलावा पोयम देखो, पोयम तो थोड़ा पढ़ना है, पर पोयम से आपके एग्जाम में जो सवाल रहेंगे वो बहुत ज्यादा भीतरी सवाल नहीं रहेंगे, ऊपर ऊपर के सवाल रहेंगे। पोयम अगर आप एक बार भी सुन लोगे तो वहां से आपका काम चल जाएगा। सिलेबस दिखने में बड़ा लगता है, पर आपके एग्जाम के जो सवाल रहेंगे वो सवाल आपको इजी ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा टफ मिलने वाले नहीं है ना। बहुत ज्यादा परेशान आपको एग्जाम में सवाल नहीं करेगा। हाँ, करना क्या है, ग्रामर अच्छे से आपको देखना है। ग्रामर, कुछ एक सवाल आपको ग्रामर के परेशान करेंगे, कुछ एक सवाल, ठीक है। तो याद रखना, ग्रामर आपको बार बार देखना है, कहानियों को तो एकदम चाट जाना है, गद्य पद्य संग्रह पुस्तक को भी चाट जाना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है, तो इसके अलावा देखो निबंध को भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में ठीक ठाक सवाल रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों, पोयम को एक एक बार अच्छे से देख लेना है। ऊपर से सवाल देगा पोयम में, ये सवाल आपके पकड़ में आ जाएगा, कितना सवाल पूछेगा, बहुत सारे सवाल इसमें बन जाएंगे। बाकी मैं तो आपको एक एक करके सब प्रैक्टिस करवा दूंगा, जितना सकूंगा सब करवा दूंगा, लगभग लगभग सब करवा दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, वीडियो को कहना नहीं पड़ेगा। और देखिए, सहायक आचार्य के लिए मैं आपकी मदद के लिए आगे आ रहा हूं, तो आपको सपोर्ट करना बनता है, ठीक है दोस्तों। जो भी आप में से मेरे साथ कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस यूट्यूब पे देना तो संभव है नहीं, टाइम जाएगा, मेहनत लगेगा, तो थोड़ा तो सपोर्ट करना होगा आप लोगों को। तो जो भी लोग मेरे साथ खोटा वाले क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 9508000805, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हमारे यहाँ बैच में एनरोल हो सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का आप लोग फायदा ले लीजिए। सबसे पूरे झारखंड में हमको लगता है सबसे कम में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अच्छा ही मिलेगा। बाकी बातें आप लोग खुद जज कीजिएगा, एग्जाम होगा तो सवाल दे करके भी आपको पता लग जाएगा कि क्या दिए थे सर, है ना। और एक बात और मैं बतला दे रहा हूं कि आप लोगों को करना है सपोर्ट, ठीक है। आप अगर सपोर्ट करोगे, जितना सपोर्ट करोगे उतना आपको बेहतर मिलेगा यहाँ से, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, वीडियोस को शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में। बाकी जो लोग होंगे उन लोगों को भी बताइएगा कि झार पाठशाला में सहायक आचार्य की तैयारी करवाई जा रही है। झार पाठशाला में, चाहे वो 1 to 5 वाला मामला हो, 1 to 5 के लिए हो, चाहे 6 to 8 वाला हो, दोनों की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है, ठीक है। 6 to 8 वाला तो क्लास चल ही रहा था, 1 to 5 का क्लास मेरे यहाँ नहीं चल रहा था, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। कुछ वीडियो चले भी गए हैं, और भी वीडियोस अब लगातार जाते रहेंगे। तो आप लोगों को करना है सपोर्ट, ठीक है। आप लोगों पे ये मैं जिम्मेवारी सौंप रहा हूँ, ये चैनल आपका है। आप जितना सपोर्ट कीजिएगा, आपको यहाँ से बदले में रिटर्न में उतना ही मिलेगा। तो मुझे विदा दीजिए आज के सेशन में। मुझे पूरा यकीन है कि सिलेबस को लेकर के अब सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, किसी तरह का कोई संशय, संकट, पीड़ा दिख नहीं होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं उनके पास दिन में समय नहीं रहता, तो एमसीक्यू के लिए मुझे रात का ही कोई एक समय मुकर्रर करना होगा। हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस समय में आपकी क्लासेस दी जाए, मॉर्निंग में दिया जाए या फिर रात में दिया जाए, क्योंकि 8 बजे वाला टाइमिंग जो है वो सीजल वालों के लिए फिक्स है, और उनके लिए समय हो सकता है और भी इधर उधर किया जाए। दिसंबर के बाद टाइम बचेगा तो फिर आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू 8 बजे से कर दी जाएंगी। फिलहाल के लिए कमेंट कीजिएगा कि किस टाइम में आपकी क्लासेस दी जाए, उसी समय में एमसीक्यू में प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करूंगा। तो साथियों, मुझे विदा दीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।